हेलो बच्चों, आ गया एक और वीडियो के लिए। आज बात करेंगे यूनिट 5 और यूनिट 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 5 बात करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सर, ब्रीच का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करते हो। ठीक है, तो ब्रीच दो तरीके की होती है, एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच, एक होता है एक्चुअल ब्रीच। सर, एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट की ड्यू डेट के पहले आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हो तब उसको बोलते हैं, या मना कर देते हो परफॉर्म करने से तो उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी। नाम से ही समझ में आता है ना, एंटीसिपेट। हम लोग एंटीसिपेट कोई काम कब करते हैं? बुरा होने से पहले ना। बुरा होने के बाद एंटीसिपेट थोड़ी ना होता, तब तो हो गया। तो एक्चुअल ब्रीच क्या है? जब ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस या उसके बाद कभी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाता है, उसको बोला जाता है एक्चुअल ब्रीच। तो एक्चुअल ब्रीच ऑकर्स ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस एंड आफ्टर दैट। एंटीसिपेटरी उसके पहले। ठीक है, तो अब ये हो गया सर। अब एंटीसिपेटरी ब्रीच जब होता है ना, तो सेक्शन 39 के अंदर इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है, ये एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है। जैसे ही कोई आदमी आपको बोले कि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म करेगा, आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, आप कॉन्ट्रैक्ट को उसी दिन कैंसिल मान लो, उस आदमी पर केस करो और उसी दिन डैमेज मांग लो। ऑप्शन नंबर 2, आप कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा रखो, अपनी परफॉर्मेंस करो, जैसे शीतल विद्या मंदिर वाला केस था और जैसे एक्स प्लेस डिस्क जॉकी वाला केस स्टडी आया था। आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो अपने एंड से ड्यू डेट तक। ड्यू डेट पर जाके अगर प्रॉमिसर ने नहीं परफॉर्म किया तो आप केस कर देना। अब इसमें दो फायदे हैं। अगर ड्यू डेट तक जाते जाते वो इम्पॉसिबल हो गया तो सामने वाला का भी बेनिफिट है। इम्पॉसिबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट, किसी को कुछ देना नहीं होगा। या दूसरा क्या हो सकता है, हो दिन तक उस दिन तक उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाए। तो इसमें फायदा यह है कि परफॉर्मेंस मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब सोचो अगर किसी ने तुम्हारे साथ ब्रीच किया तो तुमको गुस्सा तो बड़ा आएगा। तो तुमको गुस्सा आएगा तो तुम उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हो? तुम उसके अगेंस्ट कर सकते हो सेक्शन 72, 73, 74, 75। तो चलो सर देखते हैं। सबसे पहले आता है 72, सूट फॉर डैमेजेस। आप उससे नुकसान मांगोगे। सबसे पहले इसमें डैमेजेस का टाइप आता है ऑर्डिनरी डैमेज। सर, ऑर्डिनरी डैमेजेस तब रिकवरेबल हैं जब आपको नेचुरल कॉन्सिक्वेंस की वजह से लॉस हुआ है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वो नेचुरल है, मैनमेड नहीं, और आपकी खुद की गलती की वजह से आपको ये लॉस नहीं हुआ है, सामने वाली की गलती की वजह से हुआ है, तो ये ऑर्डिनरी डैमेज है। स्पेशल डैमेज ऑन दी अदर हैंड क्या है सर? स्पेशल डैमेज मतलब वो डैमेज है जो आपको इंकर हुआ है इन द फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, बट ये आपको तभी मिलेगा जब आपने सामने वाले को ऑलरेडी इन्फॉर्म करके रखा था कि अगर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट ना पूरा करे तो आपको ये नुकसान हो जाएगा। वो है स्पेशल डैमेज। तो इसके लिए प्रायर कम्युनिकेशन होना जरूरी है। ठीक है, जैसे अगर मैं ये खरीदने वाला था 10 रुपए में और इसको किसी को बेचने वाला था 12 रुपए में, तो जिससे मैं ये 10 में लेने वाला था, मेरे को उसको बताना है कि भाई तू देगा तो मैं उसको देने वाला हूं, तो अगर तूने फॉल्ट किया तेरे को 2 रुपए भी बीच का देना पड़ेगा। दैट इज स्पेशल डैमेज। विंडिक्टिव डैमेजेस बेसिकली होता है, विंडिक्टिव या एग्जाम्पलरी, जब आपने किसी की इज्जत हर्ट की है। दीज आर डैमेजेस फॉर जब आप किसी की रिस्पेक्ट को हर्ट करते हो, तो फीलिंग्स को, मानहानि का जो दावा होता है। अब ये जो विंडिक्टिव डैमेजेस हैं सर, ये दो ही जगह पर हैं, दो ही केसेस हैं। जब आपने किसी से शादी का प्रॉमिस किया और फिर आप मुकर जाओ, ठीक है, या आपका बैंकर ने आपके चेक को डिसऑनर कर दिया है जब आपके बैंक में सफिशिएंट बैलेंस था। ठीक है, तो कोर्ट आपको ये विंडिक्टिव डैमेजेस का हक देता है क्योंकि आपकी इमेज खराब हो गई है। लेकिन ये ट्रेडिंग बिजनेस में अलाउड नहीं है। अदर देन ट्रेडिंग बिजनेसेस में ये डैमेजेस मिलेंगे। बोलना ट्रेडिंग वालों की इज्जत नहीं है ऐसा करके। अच्छा, उसके बाद आया नॉमिनल डैमेजेस। सर, नॉमिनल डैमेजेस मतलब वो डैमेजेस हैं जो इन द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, नाम के डैमेजेस हैं ये। ठीक है, ये एक्चुअल में कोई नुकसान हुआ नहीं होता सामने वाले को। जैसे आपको याद हो वो अकिया वाला जो केस था, जिसमें एक लेडी ने अकिया कंपनी पर केस किया था क्योंकि प्लास्टिक का 20 रुपए मांग रहे थे। तो एक्चुअल में कुछ डैमेज होता नहीं है, बट सरकार यहां पर देती क्यों है? सो दैट सामने वाले को समझ में आए कि उसकी गलती है, उसको पीनलाइज करने के लिए। ठीक है, यहां पर मैं 1 मिनट लेकर आपको ये बताना चाहूंगा कि भैया हमारे सितंबर के जो बैचेस हैं वो भी आ गए हैं अनअकैडमी पर। ऑल 3 टीम्स के बैचेस, चाहे संकल्प हो, प्रतिज्ञा हो या योद्धा टीम हो, आपको सब एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, ओनली एट 6999। सो यूज करें कोड CSG और आज ही जुड़ जाएं इतनी फैंटास्टिक पढ़ाई करके अपने CA का सपना पूरा करने के लिए। अब चलते हैं वापस वीडियो की तरफ।
फिर आया सर आपका प्रीफिक्स डैमेजेस। सर प्रीफिक्स डैमेजेस मतलब वो डैमेजेस होते हैं, इनको दो पार्ट में बांटा जाता है, एक लिक्विडेटेड एक पेनल्टी। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेज? सबसे पहले एक बात समझिएगा, हमारा जो अंग्रेजों का कानून है, इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिससे हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट लॉ बनाया है, उसमें ना पेनल्टी और डैमेज के बीच में क्लियर डिफरेंस है कि पेनल्टी मतलब जो जेन्युइन नहीं है, जेन्युइन एस्टिमेट नहीं है, डैमेज मतलब जो जेन्युइन है, पेनल्टी मतलब जिसमें जितना नुकसान हुआ उतना पेमेंट करना होता है, सॉरी डैमेज जितना जितना नुकसान हुआ उतना पेमेंट करना होता है, पेनल्टी मतलब जिसमें नुकसान से ज़्यादा पैसा दिया जाता है। पेनल्टी पीनलाइज करने के लिए होता है, डैमेजेस मेक गुड ऑफ द लॉस होता है, क्लियर डिस्टिंक्शन है। लेकिन हमारे कानून में, इंडियन लॉ में, कोर्ट के पास ये पावर है कि डिसाइड करने की कि कब पेनल्टी है या कब वो डैमेजेस है। तो कोर्ट सिंपल बोलता है, अगर नुकसान से ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है तो पेनल्टी है, और अगर नुकसान से कम पेमेंट करना पड़ रहा है या नुकसान जितना पेमेंट करना पड़ रहा है तो डैमेज है। ठीक है, तो डैमेज है। तो अगर हम सिग्नल तोड़ देते हैं, वो 2,000 रुपये लगता है तो वो पेनल्टी है। लेकिन सिग्नल तोड़ के अगर हम किसी आदमी को ठोक देते हैं और उसका 10,000 रुपया लगता है उसके रिपेयर का या उसके इलाज का, तो वो डैमेजेस है। ठीक है, तो ये तो डैमेजेस वाला हो गया। ये सिर्फ डैमेजेस ब्रीच की वजह से आपको मिल रहा है, ये सिर्फ एक राइट है आपका, दैट इज सेक्शन 72। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आता है सर आप दूसरे पे केस करोगे 73 के अंदर फॉर रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए। आप उसको बोलोगे कि भाई सुन, तूने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, तो अब मैं तेरे ऊपर कैंसिलेशन का केस करूंगा क्योंकि तूने लॉफुल ऑब्लिगेशन को तोड़ा है, अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया, दैट इज 73। फिर आता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, फिर आता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आप सामने वाले को क्या बोल रहे हो कि आप उसके ऊपर केस कर रहे हो कि भैया तेरे को काम पूरा करना है। ठीक है, तेरे को काम पूरा करना है। आप काम पूरा करते टाइम आप मांगोगे जरूर कि भैया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दो, लेकिन आपको मिलेगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तभी जब कोर्ट ये डिसाइड करे कि हाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज एलिजिबल। जब तक कोर्ट को नहीं लगता कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको देनी चाहिए, तब तक कोर्ट आपको नहीं दिलवाएगा। ठीक है, फिर एक आता है सूट फॉर क्वांटम मेरिट। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सर क्वांटम मेरिट का मतलब होता है जितनी क्वांटिटी का मैंने काम किया है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ के जा रहे हो तो जितनी क्वांटिटी का मैंने काम किया है वो पूरी क्वांटिटी आपको मेरे को वापस करनी है, उतना तो पैसा देना है। बट इसको क्लेम करने के लिए होना क्या चाहिए, मेरी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, गलती सामने वाली की होनी चाहिए, मेरे को जितना शेड्यूल्ड पीरियड में काम करना था मैंने किया होना चाहिए, काम अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर ये सारे फीचर हैं तभी मैं सामने वाले पर केस कर सकता हूं क्वांटम मेरिट का। मतलब मेरा काम अच्छा होना चाहिए, उसने कैंसिल किया होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ बच्चे रिलेट कर रहे होंगे शेरी इंटीरियर्स वाले केस से। वहां पर क्वांटम मेरिट इसलिए नहीं लग रहा था बेटा क्योंकि वहां पर सामने वाले की गलती थी, उसने जो इंटीरियर का काम किया था वो घटिया तरीके का किया था, प्लस शेड्यूल टाइम पर नहीं किया था, इसलिए क्वांटम मेरिट नहीं मिला था। उसके बाद सर जो लास्ट वाला आता है वो आता है कि कभी कभार पार्टी ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है कि जो पार्टी के साथ गलत हुआ है वही पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ता है। तो वैसे केस में आप कैंसिल करके आप डैमेजेस भी ले सकते हो। जैसे क्या है, ठीक है, अब मैं काम कर रहा हूं तो मुझे पैसे मिलने चाहिए, मैं काम कर रहा हूं फिर भी मुझे सैलरी नहीं पेमेंट की जा रही, तो मैं ही जॉब छोड़ दूंगा और मैं ही केस करूंगा। मैं बोलूंगा मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो मैं 75 में जस्टिफाइड होऊंगा। यह है आपका यूनिट नंबर 5। अब अगले यूनिट की बारी, अब आया यूनिट नंबर 6। सर यूनिट नंबर 6 रिलेटिवली बहुत सिंपल है। इसमें सिर्फ दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताया गया है और उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा है। इससे पास्ट में हम लोगों ने देखा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा नहीं, दो बार ही आए हैं, 2 और 1। तो पहले आता है इसमें कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट है विच इज़ डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ कोलैटरल इवेंट। इवेंट कोलैटरल है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म या ना परफॉर्म करने के लिए है कोई चीज़ को। इवेंट पूरे कॉन्ट्रैक्ट का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे गन में जो ट्रिगर होता है, ट्रिगर वो है वो इवेंट, लेकिन गन में गोली होना जरूरी है, गोली में बारूद होना जरूरी है, सही तरीके से राइफल भरा होना जरूरी है, तब गन चलेगी। वो ट्रिगर तो बस एक छोटा सा पॉइंट है।
ठीक है, तो वो है कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो सर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग विच इज हैपनिंग ऑन अ कोलैटरल इवेंट। अब एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? सबसे पहले आता है कंटिंजेंट होना चाहिए, वो हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पर होना चाहिए, इवेंट रिलेटेड होना चाहिए। इवेंट ये नहीं हो सकता कि विल ऑफ द प्रोमिसर, मतलब किसी आदमी की मर्जी है या नहीं कोई काम करने की, वो कोई इवेंट नहीं, वो कोई एसेंशियल एलिमेंट नहीं हो सकता कंटिंजेंट का। और जो इवेंट है वो अनसर्टेन होना चाहिए, क्योंकि अगर देखो सर, अगर कोई काम करना या ना करना मेरी विल है, ठीक है, तो वो कंटिंजेंट थोड़ी ना है। जैसे ये जो सी सब चीज़ें मैं करता हूँ, चाहे बच्चों को रिप्लाई करना हो, चाहे हर बच्चे की डाउट डील करना हो, कोई मैं तो कभी पूछता भी नहीं कि कोई बच्चा मेरे से पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ये भी नहीं पूछता कि आप प्लस पर हो नहीं हो, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरे लिए वो बच्चा है, मेरे पास आया है, मेरे को उसको डील करना है। अब इसके लिए, ठीक है, ये तो मेरा मन है ना, ये कोई कंटिंजेंसी थोड़ी ना है। अब मेरा मन होगा मैं करूंगा, नहीं मन होगा नहीं करूंगा, ये कोई कंटिंजेंसी, तो ये कोई अनसर्टेन इवेंट थोड़ी ना है। ये तो मेरी विल है, और विल को तो मैं कंट्रोल कर सकता हूं, तो वो अनसर्टेन इवेंट नहीं होती है। नेक्स्ट, अब कुछ रूल्स देखते हैं रिगार्डिंग कंटिंजेंट इवेंट। सर सबसे पहला है, सुनना ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज के हैपनिंग पर डिपेंडेंट है, अगर वो चीज समय रहते हैपन ही ना हो, इम्पॉसिबल टू ऑकर हो जाए, तो फिर वो कंटिंजेंट रद्द, ठीक है, फिर वो कंटिंजेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर कोई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज के ना हैपनिंग पर डिपेंडेंट हो, और अगर वो चीज हैपन हो जाए, कंटिंजेंट रद्द। अगर कोई चीज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के हैपनिंग पर डिपेंडेंट हो, वो भी विद इन फिक्स टाइम, लेट्स से 1 साल, तो अगर वो 1 साल के पीरियड में ऑकर ही नहीं किया, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट रद्द। अगर कोई चीज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के नॉन हैपनिंग पर डिपेंडेंट हो इन अ टाइम पीरियड, और वो नहीं ऑकर हुआ, ठीक है, या उस पीरियड में ही ऑकर हो गया, तो कंटिंजेंट रद्द। अब एक एग्जांपल लेके सारे चारों पॉइंट सुन लेना। पापा ने बोला कि बेटा तू सीए एक अटेम्प्ट में क्लियर कर ले, ठीक है, मैं तेरे को गाड़ी दिला दूंगा। गाड़ी दिलाना कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, डिपेंडेंट अपॉन क्या चीज़ पर है? सीए कंप्लीट करने पर। अगर सीए कंप्लीट हुआ ही नहीं, क्या कभी कंटिंजेंट एग्जीक्यूट होगा? नहीं, ठीक है, ये हो गया कंटिंजेंट डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग। अब नॉन हैपनिंग सुनना। पापा बोलते हैं कि तू एमबीए कर ले, ठीक है, अगर सीए नहीं हुआ तो। अब ये डिपेंडेंट है सीए के ना होने पर। अगर सीए हो गया तो क्या एमबीए करना पड़ेगा? नहीं, कंटिंजेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन हैपनिंग पर था। अब इसी में अगर पापा बोल दें कि 2 अटेम्प्ट में सीए कर ले, तो टाइम इन्वॉल्व हो जाएगा। या बोल दें कि 1 साल में अगर सीए नहीं हुआ तो एमबीए कर ले, तो टाइम इन्वॉल्व हो जाएगा। तो 1 2 विदाउट टाइम है, और जो मैंने 3 4 बोला वो विद टाइम है। अब बीच में इनके एक सेंटेंस आता है, एकदम एग्जैक्टली बीच में। वो क्या है सर? वो सुनना ध्यान से, ठीक है। अब इनके बीच में जो सेंटेंस आता है वो ध्यान से सुनना, क्या बोलता है। वो बोलता है सर कि अगर कोई आदमी, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, के एक्शंस पर किसी कॉन्ट्रैक्ट का पूरा होना डिपेंडेंट है, अगर कोई चीज किसी व्यक्ति के कोई एक्शंस पर होना डिपेंडेंट है, ठीक है, कि किसी व्यक्ति के किसी एक्शन पर डिपेंडेंट है वो चीज, ठीक है, किसी लिविंग पर्सन के, और अगर वो लिविंग पर्सन वो काम ऐसा कर दे कि वो कंटिंजेंट पॉसिबल ही ना हो, ठीक है, तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है, टू परफॉर्म। अब आप समझ ही गए होंगे, मैं कुछ क्रिएटिव एग्जाम्पल बनाने वाला हूं, सुनिए। रिया जी ने कालरा सर को बोला, ठीक है, कि मैं तुमसे शादी करूंगी, ठीक है। तो रिया जी, जब मैं 21 साल की हो जाऊंगी, तो ये रिया जी की शादी, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब शादी विद कालरा सर रिया जी के 21 साल होने के बाद होगी। तो अब ये बात है कि 21 साल के होने के बाद रिया जी ने राजीव से शादी कर ली। क्या रिया जी लिविंग पर्सन है? हाँ। तो अब जो कंटिंजेंट फैक्ट था, जो रिया जी की शादी का कालरा सर के साथ डिपेंडेंट था, वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उनके माता पिता ने राजीव के साथ शादी करा दी। तो इस दुखद एग्जाम्पल में हमने क्या सीखा कि अगर कोई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी लिविंग पर्सन पर डिपेंडेंट है, और वो लिविंग पर्सन कोई ऐसी हरकत कर दे कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही ना हो पाए,
तो वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाता है। लास्ट वाला, अगर कोई कंटिंजेंट किसी इम्पॉसिबल इवेंट पर डिपेंडेंट है कि वो इवेंट ऑकर ही नहीं करेगा, मरे को जिंदा कर दूंगा, तो वो अनसर्टेन थोड़ी ना है, वो तो इम्पॉसिबल है, तो फिर वो क्या हो गया, वॉइड हो गया। ठीक है। अब बात आई क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की। सर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, पहले भी बताया है, इसी में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 और 2 के यूनिट में बताया, जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा प्लग्ड, कि भैया क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है विच इज नॉट एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एन ऑब्लिगेशन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, इट इज एन ऑब्लिगेशन विच द लॉ क्रिएट्स। ठीक है, वो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, वो एक ऑब्लिगेशन है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर अलग क्या है कि यहां पर आपको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के टाइप बताते हैं, जिसमें सबसे पहला बताते हैं क्लेम फॉर नेसेसिटी। ठीक है, नेसेसिटी मतलब क्या है सर, कि आपको क्लेम मिलेगा, ठीक है, कोई काम करने के, अगर आपने कोई नेसेसिटी की सर्विसेज प्रोवाइड की हैं किसी इनकम्पिटेंट पर्सन को, मैं इनकम्पिटेंट बोल रहा हूं, उसमें माइनर, अनसाउंड माइंड, एलियन, एनिमी सब आ जाते हैं, कोई इनकम्पिटेंट पर्सन को, तो आपका हक बनता है इवन दो दे आर नॉट कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, उनसे रिकवरी करने का। जैसे माइनर के केस में आप उसके एस्टेट से रिकवरी कर सकते हैं। नेसेसिटीज किसको माना जाता है, हेल्थ, एजुकेशन और फ्यूनरल सर्विसेज को नेसेसिटी माना जाता है। उसके बाद आता है क्लेम फॉर एन इंटरेस्टेड पर्सन। अगर किसी एक पार्टी की ऑब्लिगेशन या पैसा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे ने पूरा किया है, जैसे श्योरिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में था, ठीक है, कि प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल क्रेडिटर है, डेटर ने डिफॉल्ट किया, श्योरिटी ने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, तो वो भी क्या है, वो भी तो एक ऑब्लिगेशन है जो उसने पूरी की है। नेक्स्ट आता है सर पॉइंट नंबर 3, ग्रेचुटस। सर अगर आप कोई नॉन ग्रेचुटस सर्विस ले रहे हो, नॉन ग्रेचुटस मतलब जो पेड है, जैसे पेड पार्किंग, तो आपको तो पता है वो पेड है, आपने उसको यूज किया, सो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द मनी। फिर आता है 71 में फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स। सर जो फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स होता है, ध्यान से सुनिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गुड्स को होल्ड करने की। वो गुड्स को दूसरे को बेच नहीं सकता, वो ओनर को खोजने की कोशिश करेगा, जब ओनर मिल जाएगा तो वो ओनर को सामान लौटा देगा। वो ओनर से डैमेजेस रिकवर कर सकता है जितना भी उसने खर्चा किया है उस ओनर को खोजने का। अगर ओनर कभी नहीं मिला तो 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स अगर वो खर्चा कर चुका है, या अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, तो वो दूसरे को उठा के बेच सकता है ये सामान। ठीक है, तब वो दूसरे को बेच सकता है। लास्ट आता है मनी पेड बाय मिस्टेक या कोर्शन। तो अगर किसी मिस्टेक में या किसी कोर्शन में आपने सामने वाले से कोई सामान लूटा है और आज उसने कोर्ट में केस कर दिया, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, पहले वॉइडेबल था, वॉइड हो गया, तो आपने जितना लिया है सब वापस लौटाना पड़ेगा। दिस इज यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 कंप्लीटेड इन 17 मिनट्स।